बताएंगे अपने पिताजी के बारे में। ऐसा था कि बॉम्बे में आने के बाद में अपनी पहचान बनाने के लिए पिताजी को और भरत जी को अपना खुद का थिएटर खोलने का बहुत उत्सुक थे वो दोनों भाई। और उन्होंने बांगवाड़ी थिएटर के अंदर अपना रंगीला मारवाड़ करके स्थापना की थी और उसके तहत उन्होंने ढोला मारू और रामू चन्ना का नाटक का मंचन भी किया था, जिसका डायरेक्शन पिताजी ने किया था और रामू भी पिताजी बने थे। और चन्ना बनी थी सुशीला लोटलेकर और संगीत दिया था कल्ला जी ने। तो इस तरह से भरत जी ने और पिताजी ने मिलकर, कल्याण जी भाई भी उस समय वॉयलिन बजाने हमारे ही कार्यक्रम में आया करते थे नाटक के अंदर। उस समय उनका भी स्ट्रगल पीरियड था कल्याण जी का भी। और सौभाग्यवश कल्याण जी की पहली फिल्म भी भरत जी के ताऊ जी के साथ थी, सम्राट चंद्रगुप्त। और सारे गाने हिट दिए, चाहे पास हो चाहे दूर हो, सारे गाने हिट दिए उन्होंने। तो इस तरह से थिएटर से ये लोग जब बाहर निकले तो पृथ्वी थिएटर से पिताजी आगे निकल गए और राज कपूर ने पहले पिक्चर बरसात दी। उसके बाद उनको फिल्में बहुत मिलने लगी, लेकिन पिताजी को जो राज कपूर ने रोल दिया था वो एक बूढ़े बाप का रोल दिया था, कश्मीरी बाप का रोल। तो मेरी माँ ने ये कहा कि आप तो अच्छे भले जवान हो, कि बूढ़े का रोल करोगे तो कैसे चलेगा, आपको तो कोई जवानी का रोल मिलना चाहिए। तो माँ चली गई राज कपूर के पास और माँ ने राज कपूर से कहा कि मेरा आदमी तो बहुत जवान है, अभी से उसको आपने बूढ़ा बना दिया, कोई जवानी का रोल दो। तो बोला कि ठीक है, मैं भाभी जी अगली पिक्चर आवारा बना रहा हूँ, उसमें पापा जी के साथ में इनको मैं जवानी का रोल देता हूँ। लेकिन काफी छोटा रोल था, पिताजी ने काफी स्ट्रगल की। तो उसके बाद में उन्होंने होमी वाडिया की फिल्मों के अंदर जादूगर और फैंटेसी टाइप की जो फिल्में थी, हरी बाबा चालीसो, अलादीन की जादुई चिराग, इस तरह की फिल्मों के अंदर उन्होंने जवानी की है काफी अच्छे मतलब विलेंस के रोल किए। वैसे भी धार्मिक फिल्म के विलेन तो वही बनते हैं। और संपूर्ण रामायण जब उनकी लगी तो उसमें रावण के रोल में तो वो एक तरह से स्थापित ही हो गए कि धार्मिक फिल्म का विलेन तो बीएमजे बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। तो ये एक उनके कला का मतलब बहुत जबरदस्त एक नमूना था कि वो अपने आप को स्थापित करने में जबरदस्त कामयाब हो गए। और धार्मिक फिल्मों के अंदर अत्यधिक विलेन का रोल पिताजी ने ही निभाया, चाहे वो विश्वामित्र का हो हरिश्चंद्र तारामती में, चाहे संपूर्ण रावण में रावण का हो, या फिर अलादीन चिराग में जादूगर का हो, हातिम ताई में जादूगर का हो। इस तरह की कई धार्मिक और फैंटेसी फिल्मों के अंदर विलेन का रोल वो करने लगे और उनके पास टाइम भी नहीं था। एट ए टाइम आप ये समझ लो कि 40 फिल्में पिताजी के पास रहती थी उस जमाने में। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत कोई गॉड गिफ्टेड ही आदमी होगा और उन्होंने हर तरह के रोल किए। बापू ने शैली यात्रा में महात्मा गांधी बन गए। यानी पिताजी ये कहा करते थे कि मेरे को वो सब रोल करने मिले जो मैं चाहता था और मैंने हर तरह के रोल किए। तो पृथ्वीराज जी भी यही कहते थे, व्यास जी आप हीरो बनने की कोशिश मत करो, हीरो सिर्फ 4-5 साल का ही होता है, आप तो बुढ़ापे तक कमाते रहोगे, इसलिए आप तो करेक्टर एक्ट्रेस में चले जाओ। और इस तरह से पिताजी बुढ़ापे तक काम करते रहे। ऐसे बगावत, रजिया सुल्तान, ऐसी कई फिल्में थी जो उन्होंने अपने अत्यधिक उम्रों के अंदर भी काफी अच्छा काम किया। बगावत में तो जबरदस्त काम किया उन्होंने। इस तरह से उनके पास काम की कभी कोई कमी नहीं रही। और शिरडी के साईं बाबा जय संतोषी माँ भी उनकी काफी जबरदस्त सफल रही। तो मैं समझता हूँ कि कला के क्षेत्र के अंदर पिताजी को और भरत जी को जो सफलता मिली तो कोई भाग्यशाली लोगों को मिलती है, हर एक को नहीं मिलती है। अच्छा मनमोहन जी, अब आपके पिताजी आपने बताया पृथ्वी थिएटर से जुड़े हुए थे, तो उस समय पापा जी थे यानी पृथ्वीराज जी थे, राज कपूर साहब थे, शम्मी कपूर वगैरह थे, तो इनके साथ कैसा क्या उनका अनुभव रहा है वो बताएंगे। देखिए ऐसा है कि पापा जी के लिए चाहे वो राज हो, चाहे शम्मी हो, चाहे शशि हो, चाहे पिताजी हो, सब एक ही समान थे। सबको 75 रुपया महीना मिलता था और पूरा मेज चलता था, सब लोग साथ में खाना खाते थे। और एक नाटक मंडली थी जो ऑल ओवर इंडिया घूमी और उन्होंने जगह जगह नाटक के मंचन किए। जोधपुर में तो जयनारायण व्यास जी खुद पाँव में घुंघरू बांध के पापा जी के साथ डांस करने लगे। हुआ क्या था, पिताजी को एक करेक्टर दिया गया था शकुंतला के अंदर कणु ऋषि का। तो उसमें पिताजी को कुछ डायलॉग बोलने थे और वो डायलॉग जब पिताजी बोलने लगे तो कणु ऋषि यानी काफी उम्र के थे, उनकी उम्र काफी थी, बुढ़ापा था उनका। तो वो जब बोलते थे तो वो उनका पिताजी के डायलॉग के साथ में उनके हाथ और गर्दन दोनों हिलने लग गई। तो पापा जी ने जब रिहर्सल देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पिताजी को बुलाया, बोले व्यास जी मैंने तो आपको सिखाया नहीं था, ये कैसे हो गया आपके अंदर, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को।
बोले तो ऐसा है पापा जी कि जब आप कोई बूढ़ा आदमी होता है तो हमारे गांव में हमने देखा है कि उनके हाथ पांव गर्दन दोनों हिलने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि जब मैं बूढ़ा ही हूँ तो गर्दन और हाथ हिलाने में कोई तकलीफ तो है नहीं, तो मैं ऐसे करने लग गया। नहीं, मैंने गांव में बूढ़ों को देखा तो मैंने उनकी एक्टिंग कर ली। बोले नहीं भैया जी, बहुत बढ़िया किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे आप कंटिन्यूटी में रखिए। तो यहाँ से अप्रिशिएशन पिताजी को एक्टिंग में मिलने लगी, क्योंकि वो दूसरों को देखकर अपने अंदर उसको ऑब्जर्व करकर उसको प्रेजेंट करते थे। दूसरे में केदार शर्मा जी की एक फिल्म थी शोखिया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा डायलॉग था, बिरादरान ये हकीकत है कि पुर्तगाल से आने वाले पुर्तगीज यहाँ पर मिर्च मसालों की खातिर नहीं, इस तरह का बहुत बड़ा डायलॉग था। तो केदार शर्मा ने कहा दादी ये उर्दू में बहुत बड़ा डायलॉग है, अगर आप बोल सको तो। पिताजी कहा कि ठीक है, मुझे आप लिखवा दीजिए, मैं कल आपको सुना दूंगा। तो केदार शर्मा जी बोले कल कैसे सुना सकोगे, बहुत लंबा डायलॉग है। बोले आप दे तो दीजिए मुझको। और दूसरे दिन जाके जब पिताजी ने वो डायलॉग उनको सुनाया तो केदार शर्मा जी ने यानी खड़े होकर इतनी जबरदस्त तारीफ की पिताजी की और गले लगा लिया। बोले मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो इतना जल्दी ऑब्जर्व करके इतना जबरदस्त डायलॉग बोल सकता है। तो इस तरह से क्या पिताजी की लगन भी थी और एक कुछ गॉड गिफ्ट भी थी कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और करने के बाद में मेहनत की उन्होंने बहुत। और बहुत ही मतलब मैं ये समझता हूँ कि कोई ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी इतना ऑब्जर्व करके उन्होंने अपने जीवन को सुंदर ढंग से निभाया। ये शायद पढ़ा लिखा आदमी भी शायद इतना नहीं कर पाते, मैं तो ये समझता हूँ। अच्छा मनमोहन जी, मैंने ये सुना है व्याजी भी गाने का शौक रखते थे, तो कोई ऐसा देखिए गाना? ऐसा है कि पिताजी और भरत जी दोनों का जन्म तो एक ही घर में हुआ, दोनों की माँ एक ही थी, दोनों के पिताजी एक ही थे। माँ कलाकार थी, बहुत अच्छा कशीदे का काम करती थी। हमारे जो दादाजी थे सीता साहब जी, वो रात को गरीबों को जाके दवाएं देकर आते थे। तो और बहुत छोटी उम्र में दोनों चले गए, तो दोनों की पुण्यार्थ से वो कला इन लोगों के अंदर आ गई। अब हुआ ये कि भरत जी गीत और संगीत के क्षेत्र में चल पड़े, पिताजी एक्टिंग के क्षेत्र में चल पड़े। तो एक प्रोड्यूसर ने आके पिताजी से कहा कि भरत जी जब इतने बढ़िया बढ़िया गाने दे सकते तो आप क्यों नहीं दे सकते हो। यानी ये कुछ लोगों के अंदर जलैसी सी होती है कि दोनों भाइयों को कैसे भिड़ा देवे। और पिताजी जब बोले थे तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं भी एक धुन देता हूँ, वो भी हिट हो जाएगी तुम्हारी। और पिताजी ने धुन दे दी। उस समय राजस्थान का एक फोक सॉन्ग था, डाकिया रे मैंने कागज लिख दे, लिख परवाणु मारे साजन ने। तो उसकी धुन इस प्रकार थी, डाकिया रे मैंने कागज लिख दे, कागज लिख दे, लिख परवाणु मारे साजन ने। तो उसी धुन को लेके ये गाना बना दिया गया। चंदा रे मोरी पत्तियां ले जा, पत्तियां ले जा, लिख दर दा 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 दा। चंदा रे मोरी पत्तियां ले जा, पत्तियां ले जा, लिख परवाणु मारे साजन ने। इस तरह से गाना बना और इसका संगीत जैसा चांद पड़ते थे ना, ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया। तो मैं ये सोचता हूँ कि गीत संगीत के अंदर जितनी महारत भरत जी को हासिल थी, पिताजी छोटे भाई थे लेकिन पिताजी ने भी कई ऐसी रचनाएं की है जो आज भी मैं सोचता हूँ कैसे कर गए वो। लोहे की पटरी पे लोहा चलता है, बड़े लोग हैं उनकी बातें बड़ी है, कई तरह की रचनाएं कर गए वो भी। ये एक अवलिया जैसे ही थे पिताजी और भरत जी, इन्होंने पता नहीं क्या क्या करके चले गए, कुछ पता ही नहीं है, बहुत कुछ कर गई। तो मनमोहन जी, आपका सौभाग्य है कि आपको ऐसे पिताजी बिल्कुल, और ऐसे मैं अपना सौभाग्य क्या बोल रहे हैं आप, इसको सौभाग्य नहीं, मैं तो सोचता हूँ कोई पिछले जन्म का कोई भयंकर पुण्यार्थ आत्माएं थी हम, जो ऐसे घरों के अंदर रवाए हैं। और आज भी हम तो उनकी साथ को ही लेके चल रहे हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी 93 ईयर्स के ओल्ड थे, तो भी हमारी ये हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम मुंह उठाकर उनसे कुछ बात कर सके। इतना जज्बा और इतना हम लोगों के घर में संस्कार रहा है कि हमने कभी भी उनके सामने कभी भी सिर उठा के बात की ही नहीं। ये तो सौभाग्य है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आज हमारे भी इतने बड़े रबर स्टैंप लगे हुए हैं कि हमको कहीं किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूँ। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लस है हम लोगों के साथ में। तो आप अपने पिताजी की पसंद का या उनके द्वारा गाया हुआ कोई गीत सुनाएंगे? बहुत बढ़िया है उनका एक गाना, मैं आपको पसंद का सुनाता हूँ।
बहारो बहारो मेरा जीवन गीत वारो कोई आए नहीं नजारो बहारो मेरा जीवन गीत वारो बहारो